बीजेपी ने कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता को तोड़ लिया और अपनी पार्टी के अंदर शामिल करवा लिया। हालांकि अभी उनकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग होनी बाकी है, लेकिन वो शामिल हो ही चुके हैं क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच गए थे उनके घर पर। मुख्यमंत्री ने उनके घर पर जाकर के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो इसका मतलब यह है कि वो ज्वाइनिंग हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाया गया कि एकमात्र आखिरी ये हिंदू नेता थे कांग्रेस के अंदर और वो भी छोड़ करके चले गए, यानी कांग्रेस अब सिर्फ मियां मुसलमान की पार्टी बन करके रह गई है। लेकिन प्रियंका गांधी, उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर जमीन पर उतर करके चीजों को ठीक उल्टा करके दिखा दिया। मैं बात कर रहा हूं असम की। असम के अंदर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता, 32 साल के कांग्रेस के कद्दावर नेता, असम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे भूपेन कुमार बोरा को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। खुद उनके घर पर गए, उनके घर पर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल मैंने आपको विस्तार से खबरें दिखाई थी। इसको लेकर के पहले भी जो है वो उन्होंने इस्तीफा दिया था, राहुल गांधी ने बात की, लेकिन फिर भी बात बन नहीं पाई और उनका इस्तीफा हो गया। अब उनके इस्तीफे के बाद में जो बीजेपी ट्रंप कार्ड के तौर पर उनको इस्तेमाल करने वाली थी या इस्तेमाल करेगी या कर रही है कि वो हिंदू नेता थे और हिंदू छोड़ करके चले गए। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, कौन हिंदू नेता है, कौन हिंदुओं का नेता है, या कौन हिंदुओं के तरीके से दिखता है या पूजा करता है, और किसको हिंदू लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं। मुझे लगता है कि इन तस्वीरों के जरिए सब कुछ बयां हो रहा है। ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है असम के कामाख्या देवी के मंदिर के, गुवाहाटी से ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है, जहां पर कांग्रेस की कद्दावर नेता प्रियंका गांधी वो पहुंच गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ना केवल कांग्रेस की महासचिव है, बल्कि असम विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और प्रियंका गांधी वो स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन है, यानी किसको कहां पर टिकट दिया जाएगा, कहां कहां किस किस को टिकट मिलेगा, उसको लेकर के जो स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, उस स्क्रीनिंग कमेटी की वो चेयरपर्सन है। यानी वो हेड कर रही है उस कमेटी को और वही टिकट बांटने का काम करेंगी। देखिए, चुनाव दो तरीके से लड़ा जाता है। पहला तरीका यह है कि आप जमीन पर कितनी हवा पैदा कर पाते हैं, जमीन पर कितना माहौल पैदा कर पाते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा तरीका है, सबसे मजबूत तरीका है कि आप किस तरीके से, कैसे एक एक उम्मीदवार को नीचे से छांट करके ला करके उसको टिकट देते हैं, जिताऊ कैंडिडेट को आप टिकट देते हैं और उसके बाद में उसके साथ में आप खड़े रहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है। 126 सीटें हैं असम के अंदर, 64 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। लगातार 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 2001 से लेकर के और 2015 तक, लेकिन अब लगातार 10 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के सामने चुनौती है हैट्रिक लगाने की, और कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वहां पर उस स्टेट में जहां पर उसका दबदबा था उसको वापस हासिल किया जाए। और इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ने जमीन पर अपनी पकड़ दिखाई। 14 सीटें लोकसभा की हैं, 14 में से 9 सीटें बीजेपी के पास में, 3 सीटें कांग्रेस के पास में है। लेकिन 3 सीटों से ज्यादा कांग्रेस के लिए अच्छी चीज जो निकल करके सामने ये आई, वो उन क्षेत्रों में भी वोट हासिल करती हुई नजर आई इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर, जहां पर उसकी पकड़ कमजोर हो गई थी। और मैं इस खबर के अंदर आपको पिछले 3-4 चुनावों के नतीजे भी आपको दिखाऊंगा, विधानसभा चुनाव के, और बीजेपी किस तरीके से उभर करके असम में सामने आती है। और उसके बाद में अब बीजेपी यानी हिमंता बिस्वा शर्मा उसके बराबर रह गई है, और उनके मुकाबले में प्रियंका गांधी यहां पर होंगी। राहुल गांधी हिमंता बिस्वा शर्मा के आप ये कहिए कि डायरेक्ट निशाने पर होते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जब वहां पर असम में मोर्चा संभाल करके रखेंगी तो फिर कुछ भी हो सकता है। प्रियंका गांधी का ये बयान आप देखिए, वो कह रही हैं कि अभी मैं सभी से मिलकर के सुझाव ले रही हूं। पिछले कुछ दिनों से स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी हर जिले से फीडबैक जुटा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सही उम्मीदवार चुन करके मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। तो प्रियंका गांधी वो कमान एकदम अपने हाथ में लिए हुए हैं, और ये स्टेट ऐसा है जहां पर कांग्रेस के लिए जमीन है। देखिए, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में भी कमान सौंपी गई थी और रिजल्ट शून्य रहा था। इस बात को कहने में कोई गुरेज होनी नहीं चाहिए। प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर नारा दिया, फिर महिलाओं को टिकट भी दी, सारा काम किया, वो लगातार जमीन पर डटी भी रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में शून्य रिजल्ट रहा। फिर भी
क्योंकि वहां पर कांग्रेस मेन फाइट में है ही नहीं। वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, वहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की आपस की लड़ाई है, अखिलेश और योगी की लड़ाई है। हालांकि अब की बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को हरा दिया। मोदी योगी की डबल इंजन की जोड़ी को हरा दिया इंडिया गठबंधन ने। अखिलेश और राहुल गांधी की जो जोड़ी है वहां पर हिट हो गई। तो अब असम के अंदर उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन बना करके वहां पर गई है। और जरा ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं जब आज असम कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, उनके साथ में प्रियंका गांधी की बातचीत हो रही थी। एक कार्यक्रम रखा गया था और यहां पर पेन कॉपी लेकर के प्रियंका गांधी बैठ करके एक एक सुझाव जो है वो ले रही है। और इसके बाद में कांग्रेस की तरफ से असम बीजेपी पर जो है वो आरोप लगाते हुए 20 लिस्ट जो है वो सामने रख दी। 20 पॉइंट्स की एक लिस्ट सामने रख दी जिसमें आरोप पत्र जो है वो जारी किया गया है। असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने जो है मोर्चा खोला है और आरोपों की लिस्ट जो जारी की। 20 पॉइंट है इसके अंदर कि किस तरीके से जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार आने के बाद में पूरे असम में सिंडिकेट, उसका जो है वो हिस्सा जा रहा है, सिंडिकेट का कट वो जा रहा है। और परिवारों के ऊपर कैसे कर्ज बढ़ता चला गया, गैर जिम्मेदार शासन है, वित्तीय कुप्रबंधन है। हिमंता बिस्वा शर्मा की उनकी पत्नी वो जमीन लेन देन के आरोपों में घिरी रही। तो ये सारे 20 सबूत जो है वो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर दिए हैं, 20 आरोप लगाए हैं। और अब इसको लेकर के कांग्रेस जमीन पर जाएगी। प्रियंका गांधी का जमीन पर असम के अंदर डटे रहना वही हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए नाक को चने चबाने जैसा होगा। देखिए, मैं आपको आंकड़े बताऊं कि कहां पर कौन कौन किस किस क्षेत्र में असम के अंदर मजबूत है। 126 सीटों में से किस किस पर, कौन कौन सी सीटों पर, कौन कौन से हिस्सों में किस किस की पकड़ मजबूत है। उससे पहले मैं आपको 2 लाइनें और कह देता हूं। आज सुबह हमारे एक साथी पूछ रहे थे कि असम में क्या हो सकता है, किसकी सरकार बन सकती है। देखिए, चुनाव से इतने दिन पहले ये भविष्यवाणी करना कि फला जगह की, फला पार्टी की जो फला जगह पर सरकार बनेगी, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन नामुमकिन राजनीति के अंदर कुछ भी नहीं है। और राजनीति में कब कौन किसको किस तरीके से पटकनी दे दे, ये कहा नहीं जा सकता। याद करिए, नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता है, सबसे मजबूत नेता है। उनसे मजबूत बीजेपी के अंदर आज की तारीख में कोई नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी, आप ये कहिए कि परंपरागत सीट जिस पर वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, वाराणसी के अंदर 2 राउंड तक लगातार पीछे चले और उनकी जो जीत का अंतर था वो भी तकरीबन 2 लाख वोट कम हो गए। 2 लाख वोट बहुत ज्यादा होता है। और वाराणसी में अब उसके बाद में जिस तरीके से दाल मंडी में बुलडोजर चल रहा है, जिस तरीके से वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चल रहा है, यह भी कई बार चर्चा होती है कि नरेंद्र मोदी हो सकता है कि 2029 के चुनाव आते आते अपनी सीट बदल दे। हो सकता है कि हेमा मालिनी मथुरा से जो सांसद हैं वो वहां से ना रहे और अब जो है वो कृष्ण की नगरी का उद्धार करेंगे मोदी साहब। अयोध्या और काशी हो गई है और अब मथुरा जो है बाकी है। इस तर्ज पर हो सकता है कि नरेंद्र मोदी मथुरा में आ जाए। तो कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। कई बार चर्चा होती है कि नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी के अंदर कोई सेफ सीट जो है फिर से तलाश की जा रही है, क्योंकि वाराणसी के अंदर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई है। अब देखिए, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी नेता जमीन पर टिक जाता है, नैरेटिव बनाता है, चीजों को सही तरीके से, कांग्रेस बीजेपी ने वहां पर एक ट्रम्प कार्ड चल दिया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता को उनको अपनी पार्टी के अंदर शामिल करवा लिया है। लेकिन अगर कांग्रेस कोई और बड़ा ट्रम्प कार्ड चले या चुनाव आते आते, अभी चुनाव में समय है, अप्रैल में मार्च में जो चुनाव होने हैं, और अभी आप ये करिए समझिए कि धीरे धीरे तापमान जो है चुनावी गर्मी बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्या कुछ वहां पर प्लान निकल करके आता है, प्रियंका गांधी कितना दमखम से वहां पर चुनाव लड़वाती हैं, ये सारे समीकरण जो हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि फिर आने वाले समय में किस तरीके से वहां पर चुनावी जो मिजाज है वो बनेगा। आज जब प्रियंका गांधी गई तो उनके साथ में एक और बड़ा नेता जो है कांग्रेस का दिखाई दिया, और इससे भी आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से उस स्टेट को लेकर के सीरियस है। डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं और कांग्रेस को पैसे की जरूरत होगी, और पैसा कर्नाटक में उनकी सरकार है, कर्नाटक पैसे वाला स्टेट है।
और ऐसे में जब आप हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो ये चुनाव करो और मरो का चुनाव है, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। हिमंता बिस्वा शर्मा वो इस बात को समझते हैं कि अगर उनकी कुर्सी गई तो हो सकता है कि जेल के दरवाजे उनके लिए खुल जाए, उनको कांग्रेस की सरकार आने के बाद में जेल में भी डाला जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीरियस आरोप हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके की राजनीति की है बीजेपी के लिए, बहुत संभव है कि वो सारे जिस तरीके से उन्होंने किया कि महाराष्ट्र की सरकार टूटी तो वहां पर गुवाहाटी में विधायकों को ठहराया गया, एकनाथ शिंदे को ठहराया गया। आप याद करिए पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर उतारा गया, और पवन खेड़ा को जब एयरपोर्ट पर उतारा गया तो वो भी असम पुलिस का ही मामला था। बहुत सारे पत्रकारों पर, समाजसेवी लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। और हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह की राजनीति करते हैं, खुल करके एक तरीके से अगर कहें कि आप नंगी राजनीति करते हैं, तो शायद कोई इसमें दोहराव नहीं होगा। अब मुसलमानों को लेकर के जिस प्रकार से उनका एजेंडा रहा है, मुसलमानों को लेकर के अभी मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, लेकिन अब हाई कोर्ट में उसको भेज दिया गया। जैसे वो शूटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, मियाँ को 4 रुपए दो, 3 रुपए मत दो, 5 रुपए मत दो, इस तरह की बातें आई। अब असम का जातीय समीकरण अगर आप देखें तो बहुत हद तक आपको तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि असम के अंदर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए कोई बहुत मुश्किल जो है स्थिति हो। असम के अंदर 2021 का जो आखिरी विधानसभा चुनाव हुआ, 2021 के अंदर 126 सीटें कुल हैं, 64 बहुमत के लिए चाहिए, और बीजेपी के पास में 60 सीटें थी, यानी बीजेपी बहुमत के बहुत करीब। कांग्रेस के पास में 29 सीटें, एआईयूडीएफ के पास में 16, एजीपी के पास में 9, यूपीपीएल के पास में 6, बीपीएफ के पास में 4 और अन्य 2। हिमंता बिस्वा शर्मा उनकी सरकार बनती है 2021 के अंदर। लेकिन 2016 को अगर आप देखें तो 2016 में 60 सीटें वही कांग्रेस बीजेपी के पास में थी, कांग्रेस के पास में 26 सीटें, और एआईयूडीएफ के पास में 13 सीटें, और एजीपी के पास में 14 सीट, बीपीएफ 12 सीट और अन्य 1। सबरदनंद सोनेवाल बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी गठबंधन की सरकार यहां पर बनती है। लेकिन इससे पहले 2011 में अगर आप जाएंगे तो कांग्रेस के पास में 78 सीटें थी, एआईयूडीएफ के पास में 18 सीटें थी, एजीपी के पास में 10 सीटें, बीजेपी के पास में सिर्फ 5 सीटें थी 2011 के अंदर, और वहीं बीपीएफ के पास में 12 सीटें और अन्य के पास में 3 सीटें। तरुण गोगोई वो असम में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, 15 साल तक लगातार वो मुख्यमंत्री रहे। अभी भी बीजेपी, नरेंद्र मोदी और हिमंता बिस्वा शर्मा इन सब के रहते हुए भी वहां तक नहीं पहुंच पाई है जहां पर कांग्रेस थी। यानी कांग्रेस के लिए असम एक मजबूत घर रहा है। और आप मत भूलिए इस बात को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री रहे तो असम से ही वो राज्यसभा के जरिए चुन करके आते थे, असम से ही। उनका असम से एक खास लगाव था, कभी वो चुनाव नहीं लड़े। वो उस तरह के नेता भी नहीं थे कि वो रैली में जाकर के चिल्लाएं कि मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे तुम्हारे, उस तरह के उस टाइप के नेता नहीं थे। और जाहिर सी बात है, चुनाव के अंदर चुनाव लड़ना और देश चलाना बहुत अलग अलग बातें हैं। चुनाव लड़ना और चुनावी गर्मी के अंदर वो करंट पैदा करना बड़ा टिपिकल है। और आज के वक्त में जिस तरीके की नंगी राजनीति होती है, ऐसी राजनीति के अंदर आप ये कहिए कि पार पाना, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम था। लिहाजा वो असम से ही, कांग्रेस से जो आते थे। अब असम के अंदर अगर आप जातीय समीकरण देखें तो असम में सबसे बड़ा धड़ा वो है मुसलमान का। 34 से 35% के करीब जो है वो मुस्लिम है असम के अंदर। और बड़ा निर्णायक हिस्सा है आप ये कहिए, जिसमें 2 हिस्से हैं, बंगाली मूल के मुस्लिम हैं, इसमें बराक वैली और लोअर मुस्लिम है, असमिया मुस्लिम है, ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास के मुस्लिम। और आमतौर पर यह माना जाता है कि मुस्लिम तबका वो कांग्रेस की तरफ जाता है, एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी उनकी तरफ जाता है। दूसरे नंबर पर असमिया हिंदू जातीय समूह है, अमहो, जिसमें सबसे प्रभावशाली है, लगभग 12 से 13% का हिस्सा है। ऊपरी असम में निर्णायक है और इनका झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ रहा है। वहीं कलिता, ब्राह्मण और कायस्थ, कुल मिलाकर के ये 10 से 12% इनकी हिस्सेदारी है। और बीजेपी के प्रति इनका आप ये कह सकते हैं कि मजबूत समर्थन है। आदिवासी एसटी ब्लॉक बोडो 5 से 6% है। अलग क्षेत्रीय प्रभाव है, बीटीसी, वहां पर जो स्थानीय पार्टी हैं, बीपीएफ,
यूपीपीएल और बीजेपी गठबंधन के साथ में आज वो हैं, तो उनके साथ में आदिवासी ब्लॉक जो जाता है। लेकिन ये बीपीएफ और यूपीपीएल अगर कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई देगी तो हो सकता है कि शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अब केंद्र के अंदर बीजेपी की उतनी मजबूत सरकार नहीं रही है। आमतौर पर यह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वो केंद्र सरकार के साथ में तालमेल बनाने में, वहां पर तालमेल बना करके रखने में, चलने में ज़्यादा जो है भलाई समझते हैं। उनको लगता है कि अगर केंद्र सरकार के साथ में टाई अप रहेगा तो फिर पैसा बराबर आता रहेगा, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से चलती है। ये कांग्रेस के समय पर भी था और ये आज बीजेपी के समय पर भी है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा तबका है टी गार्डन का, यानी चाय मजदूर। यहां पर टी ट्राइब्स जो है वो 15 से 18% है, बहुत बड़ा तबका है, दूसरा सबसे बड़ा तबका आप कह सकते हैं। और स्विंग वोटर हैं ये, 35 सीटों पर निर्णायक भूमिका देखने को मिलती है। पहले इस पूरे समुदाय के ऊपर कांग्रेस का पकड़, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की पकड़ रहती थी, कांग्रेस का दबदबा दिखाई देता था, और अब बड़े पैमाने पर बीजेपी की जो है पकड़ वहां पर दिखाई देती है। और पांचवा बड़ा फैक्टर है बंगाली हिंदू। बंगाली हिंदू 8 से 10% है। बराक वैली में निर्णायक मजबूत आधार जो है बीजेपी के लिए कहा जा सकता है। और चुनावी जो समीकरण है उसमें बीजेपी का मॉडल कहा जाता है कि हिंदू वोट प्लस में टी ट्राइब्स और अहोम और जनजाति यानी एसटी। वहीं कांग्रेस का मॉडल ऐसा है कि जिसमें मुस्लिम हैं, कुछ टी ट्राइब्स भी हैं और स्थानीय असमिया लोग, वो भी जो परंपरागत तौर पर जो पुराने कांग्रेस के वोटर रहे वो मिलाकर के कांग्रेस की तरफ अगर जाते हैं तो कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो ये जो स्टेट है, असम की जो राजनीति है, वो पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी यहां पर आमने सामने दो बड़ी पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का अपना वजूद है, दबदबा है, लेकिन उनका अपनी अपनी पॉकेट्स में असर है और वो अपनी अपनी पॉकेट्स में जो है वो मजबूत हैं। अब ऐसे में प्रियंका गांधी का वहां जाना, किस तरीके से प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस वहां पर जान फूंक पाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, वो प्रियंका गांधी को लेकर के क्या कहते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी को भी बदनाम किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे बीजेपी के जो समर्थक तबका है वो प्रियंका गांधी को पिंकी, पिंकी, चिंकी, बहुत सारे उल्टे सीधे नामों से बुलाते हैं। और जाहिर सी बात है, प्रियंका गांधी को अगर कोई इस तरीके से बुलाएगा तो वो उसकी माइलेज लेती हैं। और प्रियंका गांधी ने एक तरीके से दिखाया है कैसे स्मृति ईरानी को धूल चटा करके रख दी थी अमेठी के अंदर। और स्मृति ईरानी वो भी बड़े गुमान में एक तरीके से आ गई थी कि राहुल गांधी डर करके भाग गए हैं, अपने पीए को भेज दिया यहां पर, और अब तो वन साइडेड मुकाबला हो गया है। कांग्रेस के बहुत सारे समर्थक वो नाराज हो गए थे कि राहुल गांधी डर करके भाग गए, पूरा चुनाव डिरेल हो गया। लेकिन राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी ने वहां पर डेरा जमाया, लगातार डटी रही, रुकी रही और स्मृति ईरानी की राजनीति तकरीबन खत्म कर दी। अब क्या वाकई अमेठी वाला मामला असम में चल पाएगा? अमेठी का जादू वो असम तक पहुंचेगा? बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।